नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आना दुर्लभ होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। ये सवाल, ये संशय, ये आशंका इसलिए कि मायावती अचानक से उठ खड़ी हो रही और जेन्युइन कारण के साथ उठ खड़ी हुई हैं। उन्होंने लखनऊ में अपने 1400 नेताओं को बुलाया, बंद कमरे में बड़ी मीटिंग हुई जिसमें सभी विधानसभा के उनके प्रभारी हैं उनको बुलाया गया, जिला अध्यक्षों को बुलाया गया और एक सीरियस तय किया गया कि जो बसपा का पुराना फार्मूला था उस फार्मूला को जीवंत किया जाए। सतीश चंद्र मिश्रा को आगे लाया गया, कहा गया कि आकाश आनंद कुछ समय के लिए पीछे रहेंगे, आप आइए। और जिस तरीके से आपने तब ब्राह्मणों को दलितों के साथ जोड़ करके 5 साल तक शासन करने के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में मदद की थी, उस फार्मूले को रिपीट कर जाइए। आपको याद दिला दें, मान्यवर काशीराम के दुनिया से जाने के बाद बसपा की सरकार बनी थी और मायावती को सरकार जिसमें कहा गया था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, वो चल गया था, बढ़ गया था और उससे हतप्रभ हो गई थी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ब्राह्मण वोटर भारतीय जनता पार्टी पारंपरिक वोटर थी। उससे हतप्रभ रह गए थे समाजवादी पार्टी के उन दिनों नेता थे पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, अब नहीं है दुनिया में। उनको भी नहीं पता लगा कि कैसे ब्राह्मण आखिरकार दलितों के साथ हो सकता है, क्योंकि उससे पहले जो मायावती का शासन था उसमें हरिजन एक्ट के तहत सबसे ज्यादा निशाना, सबसे ज्यादा शिकार ब्राह्मणों को हुआ। ब्राह्मण उससे पहले बिल्कुल नफरत करते थे और अचानक से सतीश चंद्र मिश्रा का यह फार्मूला काम किया, वहां मायावती की सरकार बन गई। बिल्कुल हैरत बड़ी बात थी। फिर अब ये अलग बात है कि मायावती ने खुद को ही रिप्लेस कर लिया, खुद को ही हाशिए पर कर दिया भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए। अब उसके पीछे बहुत सारी बातें हुई, क्या हुई, राजनीतिक में बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, लेकिन अब लगता है मजबूरियों का वो दौर खत्म हो गया है। एक बार जिस ढंग से फिर से मायावती असर्टिव होती जा रही है, साल भर बाद चुनाव होना है, ठीक इसी वक्त चुनाव होना है जब हम आपसे बात कर रहे हैं, जो आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक इसी वक्त 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियां चल रही होगी और भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में लगी होगी लगातार तीसरी बार उनकी सरकार बन जाए। और विपक्ष की पूरी कोशिश होगी इस बार नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। इसमें कहते हैं कि समाजवादी पार्टी बहुत एग्रेसिव मुद्रा में, अखिलेश यादव नोएडा से अपने अभियान की शुरुआत करने वाली, ठीक उसी ढंग से जब एक बार नोएडा से उन्होंने शुरू किया था, साइकिल में चढ़ के आया था, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बन गए थे, तो इसी ढंग से एक बार फिर से उन्होंने नोएडा को चुना है। अलग बात है तब मुख्यमंत्री रहते उन्होंने नोएडा को अपशगुन मानते हुए नोएडा आए नहीं थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि योगी आदित्यनाथ कई चक्कर लगा गए उत्तर प्रदेश के और बार बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पहली बार भी जब अपशगुन का मामला खत्म किया, लेकिन अखिलेश यादव जो नोएडा से अपनी रैली, साइकिल रैली शुरू करके सत्ता में आ गए थे, लेकिन लौट के नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे? कहते हैं जिस समय राजनाथ सिंह जो अभी रक्षा मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नोएडा DND, एक नोएडा दिल्ली नोएडा एक पुल का उद्घाटन किया था यमुना पे, तो उद्घाटन की वजह से नोएडा में जैसे ही कदम पड़े उनकी मुख्यमंत्री कुर्सी चली गई। इतना अपशगुन लोग मानते थे। कई दफे ये फार्मूला अपनाया गया। इनफैक्ट समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब बनी तो उन्होंने नोएडा के जिला मुख्यालय होने का दर्जा ही खत्म किया। गौतम बुद्ध नगर जो मायावती का चेस्ट प्लान था, जो अपने दिल में लेके चली थी, गौतम बुद्ध नगर की रहने वाली है, उन्होंने जिला मुख्यालय बनाया था गाजियाबाद से अलग हटके। लेकिन जितनी बार मुलायम सिंह की सरकार बनी या फिर अखिलेश यादव की, तो उन्होंने नोएडा के जिला मुख्यालय को खत्म करने का काम किया। तो इतनी ये स्थिति है नोएडा का अपशगुन को लेकर। अब उसी नोएडा से फिर से अखिलेश यादव अगले साल मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश के लिए कैंपेन की शुरुआत करने वाले। मैं पूरी तरह से जाल बैठा हुआ, जल जमाटा बिछा हुआ है कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बैठने से कैसे रोका जाए। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मसाला आ गया है। बहुत महत्वपूर्ण मसाला ये हुआ आ गया है कि कहते हैं ब्राह्मण वोटर भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रही है। क्यों नाराज चल रही है इसके पीछे वजह नहीं है, लेकिन ब्राह्मण विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक बैठक की थी, सिर्फ ब्राह्मणों की बैठक की थी। इस पर उन्हें केंद्र से फटकार लगी, ऐसा काम मत कीजिए। ब्राह्मण पदाधिकारी हो, अधिकारी हो, तमाम लोगों को लगता है कि ये उनकी सरकार नहीं। क्यों नहीं है इसके पीछे दलील दी जा रही है। दलील के क्रम में कहा जा रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ है, जिनका जो पेशेगत काम जो है मोटे तौर पे वो गोरखपुर के गोरक्षा पीठ के अध्यक्ष है, पूजा पाठ ही करते हैं, योगी हैं, सब कुछ है, लेकिन उनका मूल निकाल लिया गया। उनको बताया गया उत्तराखंड के रहने वाले जाति से राजपूत हैं और इसकी व्याख्या करते हुए तमाम राजपूत ने यह तय कर दिया है कि उत्तर प्रदेश उनकी सरकार है और जब अगड़ों में राजपूतों की सरकार होगी तो ब्राह्मण जो प्रभावशाली व्यक्ति है उनको लगता है कि मैं अलहदा हूं, मैं नहीं हूं पावर में। इस बात को लेकर के एक विक्षोभ सा है।
ये विक्षोभ तब से है जब विकास दुबे जो मर्डरर थे, पुलिस वालों की हत्या की थी, आतंक अपराधी था, उसका एनकाउंटर किया था योगी आदित्यनाथ। तब से ये बात चल रखी है कि ये बेसिकली राजपूतों की सरकार है, ब्राह्मण इसमें अलग है। इस ब्राह्मण का आलादा फार्मूले का इस्तेमाल किया था मायावती ने। जैसा कि हमने कहा, दलित ब्राह्मण गठजोड़ करके उन्होंने उत्तर प्रदेश में पूरे 5 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार चला दी थी। और पूर्ण बहुमत सरकार चलाने के पीछे हतप्रभ रह गए थे समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव हों या भारतीय जनता पार्टी। उनको कभी यकीन नहीं था कि ब्राह्मण दलितों के साथ आ सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ था। अब एक बार फिर मायावती जो बैठक की है लखनऊ में अभी पिछले दिनों, अपने 1400 नेताओं को बुलाया है, इंडोर मीटिंग हुई है जिसमें तमाम विधानसभा के प्रभारियों को बुलाया गया है। इसके अलावा जो पूर्व विधायक है बसपा के, उनको बुलाया गया है। पार्टी से जुड़े उन तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया है। उनसे कहा गया, उसमें सतीश चंद्र मिश्रा को सामने करके, जो उनके उपाध्यक्ष हैं, कि अब आप आइए, कमान संभालिए, आकाश आनंद थोड़े पीछे रहेंगे, आप आइए, जो चमत्कार तब कर गए थे वो फिर दोहराइए और ब्राह्मणों को साथ लाइए और दलित ब्राह्मण गठजोड़ से नई सरकार बन जाए। हाल के दिनों में नेटफ्लिक्स पे एक सीरियल आने की घोषणा हुई, मनोज बाजपेयी कास्टेड सीरियल थी, जिसका नाम दिया गया घुसखोर पंडित। और जानते हैं इस घुसखोर पंडित नाम पर सबसे पहले आपत्ति किसने दर्ज की? मायावती ने दर्ज की। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे जाति शोधक नहीं होना चाहिए, ब्राह्मणों को घुसखोर कहना गलत बात। ये पॉलिटिकल नैरेटिव ऐसा चला कि डर के मारे सहम के नेटफ्लिक्स ने इस सीरियल को विड्रॉ कर लिया। अब कहा है कि नए नाम से जो होगा होगा। अकेली मायावती होती, इसका मैसेज दूरगामी है कि मायावती ने दिखाया ब्राह्मण जो पंडित नाम से घुसखोर बताया गया है, उसकी आवाज अकेली वो है। आज की तारीख में उनकी आवाज भारतीय जनता पार्टी में सुनी नहीं जा रही। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। ऐसा कोई शख्स नहीं निकल के आया जो पंडित, घुसखोर पंडित के नाम वाले सीरियल पे कोई आपत्ति दर्ज करे। और मायावती ने इतनी पुरजोर तरीके से आपत्ति दर्ज की कि आखिरकार नेटफ्लिक्स को विड्रॉ करना पड़ा। मायावती ही क्यों, ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव लग गए। अब उन्होंने नए सिरे से अपने पीडीए के नाम को परिभाषित करना शुरू किया। पीडीए दरअसल बनाया तो उन्होंने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, पीडीए, इनके गठजोड़ से उनकी कोशिश है इनको ठीक से पकड़ाया जाए, मजबूती से तपाया जाए और उत्तर प्रदेश सत्ता में आके बैठ जाया जाए। पिछड़ा कहने का मतलब गैर यादवों का जिक्र कर रहे हैं। यादव को मान के चलते हैं तो मेरे साथ हैं ही, गैर यादव जैसे कुर्मी बाकी लोग हैं वो पीडीए के नाम पे थे। उसके बाद दलित और फिर अल्पसंख्यक, इन तीनों कॉम्बिनेशन उन्हें लग रहा था इस कॉन्फ़िगरेशन से उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनाने की संभावना। अब वो बड़े चालाकी से कह रहे हैं, ये पी जो शब्द है, पिछड़ा जो शब्द है, वो दरअसल पंडितों के लिए, पंडित दलित अलायंस, अल्पसंख्यक अलायंस। मान ये अपने आप में बड़ी बात है। तो ये त्रिकोणीय पूरा मामला हो गया। भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मणों को विमुख करने के लिए उनके कटे पर नमक डालते हुए मायावती हो या अखिलेश यादव हो अपने हिसाब से कोशिश में लग गए। एक बात बता दूं और कि चौथा विकल्प होना चाहिए था उत्तर प्रदेश में, वो चौथा विकल्प 2021 में धराशायी हो गया। जिस चौथे विकल्प की बात मैं कह रहा हूं वो कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर ब्राह्मण वोटर किसी को अपना समझता रहा है तो कांग्रेस पार्टी को समझता रहा, लेकिन हमेशा कभी भी वो फायदे के हिसाब से देखता है, वो कुल गोत्र के हिसाब से देखता है। नेहरू खानदान है के लोग हैं, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी। 2021 में इन्होंने प्रयोग किया था, खटिया सभाएं की थी, अलग अलग ब्राह्मणों के गांव में उनको जगह मिली थी। प्रशांत किशोर ने उसको आधार दिया था। अब तो नई सलाहकार की भूमिका उन दिनों थी, लेकिन मुंह की खाने के बाद ब्राह्मण उस समय सचेत हो गया। अब शायद ना लौटे कांग्रेस के पास, वैसे भी कोई ऐसा प्लान नहीं है कांग्रेस के पास चतुष्कोण बनने का, लेकिन पूरा खेल रोचक हो गया उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटरों को लेकर, जिनकी आबादी ब्राह्मण खुद कहते हैं हम 14% है। अगर 14% नहीं है तो 10-11% तो हैं मोटे तौर पे। उन वोटरों को लेकर के उनका कॉम्बिनेशन यादवों के साथ हो जाए, ये शायद संभव नहीं है, थोड़ी मुश्किल है। तो हाँ, दलितों के साथ ये प्रयोग पूरा हो चुका है। तो इसलिए यहाँ से बल्ले बल्ले की मूड में आ गई मायावती। मायावती की एक और बड़ी चुनौती है कि भीम आर्मी को लेकर, चंद्रशेखर आजाद को लेकर, वो अपने हिसाब से दलितों को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं एक बार जब मायावती में सीरियसली मैदान में आ जाएगी तो उनका जाटव वोट इधर से उधर जाने वाला नहीं है। पूरे संप्रभुता का मामला है, चंद्रशेखर आजाद आ जाए, दुनिया से कोई भी आ जाए। कहा ना मैंने कि काशी राम के जाने के बाद भी मायावती ने वो चमत्कार कर दिखाया ब्राह्मणों के साथ गठजोड़ करके सतीश चंद्र मिश्रा के हवाले से। तो एक बार वही नौबत आ गई। बसपा से ब्राह्मण नाराज है, इसके पीछे और भी बहुत सारे आधार है। एक बड़ा इस नाराजगी को बताइए, भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए ब्राह्मणों ने अलग से बैठक कर ली, उनकी विधायकों ने। जब ये भनक लगी दिल्ली को तो अमित शाह के दफ्तर से फटकार लगाई गई उन नेताओं को। जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ऐसी जातिवाद बैठ के मत किया करो, अगड़ी जाति के होने के बावजूद ऐसा समग्र नहीं होना, इतना ही रहने दीजिए। यूजीसी के पूरे मामले में अगड़े पिछड़े का मामला निकल के आया था।
सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को रोका, आंकड़े के पक्ष में मामला होता हुआ दिखा, तो इसकी तारीफ कर दी मायावती ने, इस बात की परवाह किए बिना कि दलितों के खिलाफ है वो एक तरीके से, या पिछड़ों के खिलाफ है, आरक्षण वर्ग के खिलाफ है, फिर भी मायावती ने तारीफ की, नहीं बड़ा न्याय किया है। क्यों ऐसा मायावती ने कहा? सीधा सीधा निशाना उनका अगड़े वोट, अगड़ों में भी खास करके ब्राह्मण वोट पे मायावती का था। तो अगर मायावती एक बार फिर से असर्टिव होकर के जिस हिसाब से दिख रही है, 1400 लोगों को मैदान में लाके जमा किया, इकट्ठा किया, तो पूरा जो उत्तर प्रदेश का चुनावी रण बिछ गया है, जो गोटियां चली जा रही हैं, सटीक चली जा रही है, राजा घेरने की कोशिश हो रही है। 2017 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन। अलग बात है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जबकि नेतृत्व जब चल रहा था चुनाव 2017 के चुनाव को याद कीजिए, तो केशव मौर्य नेतृत्व करता था। हर को लग रहा था केशव मौर्य ही मुख्यमंत्री बनेंगे, पिछड़े वर्ग से आने वाले व्यक्ति ही बनेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक शानदार सा प्रयोग किया। पिछड़े वर्ग के नेता के तौर पर केंद्र नरेंद्र मोदी तो हैं, एक अगड़ी जाति के नेता के तौर पे योगी आदित्यनाथ को लाके वहां बिठाया, लगातार 2 बार से बने हुए हैं। और लेकिन उनके व्यवहार के लिए अगड़ी जाति में ही एक बड़ा विभाजन रेखा खींच गया। ब्राह्मण कह रहे हैं मेरी सरकार नहीं है, उसके पदाधिकारी कह रहे हैं वो उपेक्षित हैं, नहीं उसके हिसाब से कह रहे हैं, विधायक तक कह रहे हैं वो उपेक्षित हैं, मंत्रियों तक में नाराजगी की बात आ रही है। एक नैरेटिव चलने की बात है, और इस नैरेटिव को बुलाने के लिए मैदान में आ गई हैं मायावती। इस नैरेटिव को बुलाने के लिए मैदान में खड़े हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव। तो इस विषय चौरस में आखिरकार ब्राह्मण वोट उत्तर प्रदेश में इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि 2027 में जो चुनाव होना है उसमें कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। उससे पहले अगर तीसरी बार पावर माना है तो ये 10% वोट अचानक सड़क के चला जाए बसपा के पास, अचानक सड़क के चला जाए विपक्ष के समाजवादी पार्टी के पास, तब क्या होगा, क्या हसरत होगा? क्या वैसा ही चौंकाने वाली स्थिति होगी जो मायावती ने पावर आकर दिखा चुकी है दलित या ब्राह्मण गठजोड़ के हिसाब से, या फिर मामला को संभाला जाए? क्योंकि राजनीति पूरी जाति के आधार पर चलती है। उत्तर प्रदेश में तो होता ही है, हर किसी से पूछो जाति के अलावा कुछ और समझने आता नहीं है। विकास की धारा एक तरफ, लेकिन जाति एक तरफ, रोटी बेटी और वोट का एक साथ सिद्धांत है वहां पे। तो फिलहाल इस रोचक राजनीति की रफ्तार की दिशा मुड़ती है, दाएं होती है बाएं होती है, किधर चलती है, इन सबको देखने के लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। पल पल में समय समय पर आपको बताने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल इस रोचक स्थिति के बारे में आपको बताने के लिए और मुझे सुनने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।